Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. Today we are going to start our new unit, heat. Okay, so in this unit our first chapter is thermal properties of matter. तो चलिए start करते हैं अपना thermal properties of matter. सबसे पहले समझना होगा heat को. heat क्या होता है भाई, आइए heat को समझते हैं. सबसे मेन टारगेट है अपना किस टॉपिक को जानना है, heat. So what is heat? So the sensation of hotness or coldness is called heat. Okay, heat is a form of energy, आपको पता ही है, और इसकी यूनिट्स भी आपने कई बारी पढ़ रखी होगी. ओके, अगर एनर्जी का फॉर्म है तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल. अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. तो हम लोग ने हीट को समझ लिया, और नेक्स्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर को जस्ट अभी मैंने बताया, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने समझ ली. अभी टेम्परेचर में जो यूनिट की बात आती है ना, इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी कई सारी यूनिट होती हैं और यूनिट का कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपके लेवल पे टेम्परेचर जो है, इसमें यूनिट का जो कन्वर्जन है ये काफ़ी पूछा जाता है. ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कुछ देर के बाद डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एसआई यूनिट क्या होती है हीट की. हीट की अगर बात की जाए यूनिट की, ठीक है, तो एसआई यूनिट तो मैंने कहा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इससे आपको क्लियर हो गया कि इसकी यूनिट कितनी आने वाली है, जूल. ठीक है, और एक चीज ध्यान हो अगर आपको, यस, ठीक है, एसआई यूनिट कितनी हो गई, जूल. कैलोरी भी इसकी यूनिट होती है. एक कन्वर्जन है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल. ठीक है, 4.186 जूल, ये 1 कैलोरी की वैल्यू होती है. इसका भी कन्वर्जन आपको काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना थर्मोमीटर. थर्मोमीटर पे आ जाइए. थर्मोमीटर क्या होता है भाई, ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है. थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर. तो जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो अपना कहलाएगा थर्मोमीटर. और थर्मोमेट्री फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग टेम्परेचर के मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करते हैं. ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री. तो थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थर्मोमीटर और थर्मोमेट्री की. इसके बाद हम लोग आते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल्स पे. थर्मोमेट्रिक स्केल्स पे देख लीजिए, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो देखते चलते हैं. थर्मोमेट्रिक स्केल की अगर बात की जाए तो एक इसमें हम कॉलम टाइप का बना सकते हैं. सबसे पहले टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल. फिर यहाँ पे हम इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water. Then after fundamental internal. Next is fundamental internal, मतलब कितने डिवीजन्स हैं. फंडामेंटल इंटरनल मीन्स जैसे आपने देखा होगा अपना नॉर्मल जो थर्मोमीटर रहता है उसमें आपके नंबर ऑफ डिवीजन्स आप देखिएगा कितने रहते हैं, 180 डिवीजन्स रहते हैं. नॉर्मल थर्मोमीटर की बात कर रही हूँ. तो हमारे पास स्केल्स कितनी है, एक एक स्केल को सबसे पहले पढ़ेंगे. सबसे पहला है आपका सेल्सियस स्केल. ठीक है, सेल्सियस स्केल, इसका लोअर पॉइंट कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इस पे कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. और इसमें देखिए इन दोनों के बीच गैप कितने का है, तो कितने डिवीजन्स आएंगे, 0 से 100 तक आ रहे हो ना, आपको गैप कितने का मिल रहा है, 100 का. ठीक है,
तो 100 डिवीजन्स आपके बने रहेंगे थर्मोमीटर पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फ़ारेनहाइट सिर्फ एफ लिख रही हूँ, स्पेलिंग आपको पता होगा, FAHRENHEIT। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आइस ऑफ आइस, इस पे आपको मिलता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना मिलेगा? 212 फ़ारेनहाइट, इतना मिलेगा। और देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 32 और 212 के बीच में आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, 180 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 180 डिवीजन्स कितने होंगे थर्मोमीटर में? 180। देखो सीधी सी बात है, ये आपका ऐसा करके एक थर्मोमीटर है, सॉरी ये, ठीक है, इसमें आइस पॉइंट यहाँ पे 32 डिग्री है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या था? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 फ़ारेनहाइट। तो बीच में ऐसे डिवीजन्स रहते हैं ना, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने आ जाएंगे? 32 से 212 जा रहे हो ना, कितना ऊपर गए, कितनी हाइट तक गए बेटा? 180 डिवीजन्स और आ रहे हैं। ठीक है, तो 180 डिवीजन्स। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा इसमें एक चीज़ और, या नेक्स्ट देख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है? फ़ारेनहाइट हो गया। केल्विन देख लीजिए, केल्विन KELVIN। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ। केल्विन में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 273.15 केल्विन। इट इज 273.15 केल्विन। यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस पे आपको कितना मिलेगा? इट इज 370, सॉरी या it will be 373.15 केल्विन। और देखिए 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन जा रहे हो ना, तो बीच का डिफरेंस आपके पास कितने का आ रहा है? 100 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन्स कितने मिले? 100 मिले। एक और है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। इसे इरेज करके ऊपर की चीज़ें इरेज कर देते हैं। ये आपको पता है क्या है। तो ये जो भी बता रही हूँ, इन टेबल्स का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है र्यूमर। फोर्थ स्केल इज र्यूमर, REAUMER। इसके लिए देखिए मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है? 0 र्यूमर पे, 0 डिग्री र्यूमर। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 80 डिग्री र्यूमर पे। और बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 से 80 डिग्री, मीन्स 80 डिवीजन आएंगे। तो 1 2 3 4 र्यूमर, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये 4 आपकी स्केल है। अगर आपसे कह दिया जाए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को र्यूमर में कन्वर्ट कीजिए, अब इस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एक फॉर्मूला सिर्फ बताऊंगी, उसकी हेल्प से आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन सेल्सियस माइनस, देखिए सेल्सियस वाले स्केल के लिए, एक सेकेंड, यस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल्सियस वाले स्केल के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0 पे है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 पे है, ये यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री, अपॉन, देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 पे होगा, माइनस 0, ये होता है फॉर्मूला आपका। इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये अभी मैं क्लियर करा देती हूँ, माइनस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट
जैसे आप लिखते हो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के केस में जो आपका आइस पॉइंट कह लीजिए या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना था, 32 था, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वॉज 212, याद हो तो, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इट वॉज अगेन 32। ओके, इसी तरह इक्वेट करते चलिए दिस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन र्यूमर स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, र्यूमर स्केल पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 80 था, माइनस आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 था, इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस केल्विन स्केल पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 अपॉन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वॉज 373.15 माइनस 273.15। ओके, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा चेंज कर लो, कलर चेंज कर रही हूँ जिससे समझ में आए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर। 100 माइनस 0 लिखा था, 212 माइनस 32 लिखा था यहाँ पे, 80 माइनस 0 यहाँ पे लिखा था, और 373.15 माइनस 273.15 यहाँ लिखा था। तो अब देखिए इसको चेंज करके मैं क्या लिख रही हूँ, 100 माइनस 0 आपका कितना आता है, इट विल बी 100, 212 माइनस 32 विल बी 180। ओके, नेक्स्ट है आपका र्यूमर स्केल पे 80 माइनस 0, तो ये आपका आएगा 80, केल्विन स्केल पे 373.15 माइनस 273.15 इट विल बी 100। ओके, तो ये आएंगी आपकी वैल्यूज। इस फॉर्मूले को बॉक्स कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज थर्मल एक्सपेंशन। आपको पता होगा कि जितने भी लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, गैसेज हैं, कोई भी है, जैसे ही हम हीट करना स्टार्ट करते हैं इनको, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे इनमें एक्सपेंशन होता है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो हीट के थ्रू अगर किसी बॉडी में जो एक्सपेंशन होता है, उसकी शेप और साइज में जो चेंजेस आते हैं, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। चेंज तो देखिए डिक्रीमेंट भी हो सकता है ना, जो इंक्रीमेंट आता है दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो डिफरेंट टाइप के थर्मल एक्सपेंशन आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन। मतलब लीनियर एक्सपेंशन कहने का क्या मतलब हुआ, कोई बॉडी है, जैसे हमने हीट किया उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इट इज अ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। सबसे पहला अपना लीनियर एक्सपेंशन, जैसे ही हम किसी मेटालिक रॉड को हीट करते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, वो कहलाता है अपना लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड आते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मेटालिक शीट है, कोई भी मेटालिक शीट कंसीडर कीजिए, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, हीट करने पे उसका एरिया इंक्रीज हो जाए, वो कहलाएगा सुपरफिशियल। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SUPERFICIAL, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये EXP सिर्फ लिख रही हूँ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन वो कहलाएगा। थर्ड इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, और जैसे ही हम उसे हीट करते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो वो कहलाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो थर्ड इज योर क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे। सबसे पहला क्या है अपना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
देख लीजिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। सपोज करिए आपके पास कोई सॉलिड रॉड है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है। ये हमारी एक सॉलिड रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर के इस एंड से लेकर के इस एंड तक, इसकी लेंथ को एल कंसीडर कर लीजिए। जैसे ही हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर सपोज कर लो अगर टी है, टी से कुछ बढ़ा देते हैं, पहले टी है, टी से बढ़ा के हम लोग टी प्लस डेल्टा टी कर रहे हैं टेम्परेचर। जैसे ही इस पे डेल्टा टी टेम्परेचर और बढ़ाया गया, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, एल डैश हो गई, इसकी लेंथ चेंज होके कितनी हो गई, एल डैश हो गई, लेंथ एल डैश हो गई, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं भाई, ये हो गया। तो जो लेंथ बढ़ रही है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी लेंथ बढ़ गई है, तो लेंथ कितनी बढ़ गई भाई, एल माइनस एल डैश माइनस एल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। टी टेम्परेचर पे लेंथ वॉज एल, टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे लेंथ वॉज एल डैश, ठीक है। तो लेंथ कितनी बढ़ गई बेटा, एल डैश माइनस एल, इतनी लेंथ बढ़ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए भाई, आपका जो चेंज इन लेंथ है मींस एल डैश माइनस एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर रेज करोगे उतनी ज़्यादा ही लेंथ इंक्रीज होगी। एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दूसरा, एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के। जितनी लंबी आपकी रॉड होगी उतना ही ज़्यादा उस पे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करेंगे, हीट अब्जॉर्ब करेंगे, नॉट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर रेज करोगे वो सारे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने पे ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से चेंज इन लेंथ ज़्यादा मिल जाएगी। तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। इन दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिलेगा, देखिए भाई कंबाइन कीजिए फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, एल डैश माइनस एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। क्या आ जाएगा, एल डैश माइनस एल, सॉरी एल डैश माइनस एल था यार, एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा कितना निकल के आ जाएगा वो देख लीजिए, अल्फा इज इक्वल्स टू एल डैश माइनस एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है। ये आ जाएगा दिस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू रेज इन टेम्परेचर। ये था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ की रॉड है या 1 यूनिट लेंथ की रॉड है जिसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसकी जो चेंज इन लेंथ होगी वही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो 1 मीटर की लेंथ वाली रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी टाइप से देख लीजिए इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी। ये यहाँ से इस फॉर्मूले से यूनिट देखिए, चेंज इन लेंथ मीन्स मीटर डिवाइडेड बाई मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन डेल्टा टी की यूनिट आप अगर डिग्री सेल्सियस लिखते हो तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन लिखते हो तो केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपना कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
भाई कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को समझना है अब, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं कोई हमारे पास मेटालिक शीट है जिसका सरफेस एरिया एस है, कितने टी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को जैसे ही हम टी प्लस डेल्टा टी कर रहे हैं, टी प्लस डेल्टा टी, इसका एरिया एस से चेंज होके एस डैश हो जाता है सॉरी, एस से चेंज होके एस डैश हो जा रहा है। तो इस बारी भी जो चेंज इन एरिया है बोले तो एस डैश माइनस एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी हीट प्रोवाइड की जा रही, मींस कितना टेम्परेचर रेज किया जा रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एंड वन मोर थिंग, एस डैश माइनस एस ऑल्सो प्रोपोर्शनल होगा एस के, कि ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना था भाई। तो इन्हीं दोनों को आप कंबाइन करके नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, एस डैश माइनस एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी। चेंज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज कर लेंगे हम लोग, माइनस एस इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स एस डेल्टा टी। बीटा आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो चलिए बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, बीटा विल बी एस डैश माइनस एस अपॉन एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हो गया बीटा का। यहाँ से यूनिट आपको फिर से डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स मिलेगी। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, अगर 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 वर्ड पे एम्फेसाइज रखिएगा, ओरिजिनल सरफेस एरिया जो आपने मेटालिक शीट कंसीडर की थी 1 मीटर स्क्वायर है उसका, और इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर रहे हो, तो बीटा क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया के इक्वल आ जाएगा। बीटा विल बी इक्वल्स टू एस डैश माइनस एस। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर इस बार ही हमारे पास कोई कोई मेटालिक क्यूब या कोई बॉडी है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है एट टेम्परेचर T, जैसे ही हम बॉडी का टेम्परेचर T से बढ़ा के T प्लस डेल्टा T कर देते हैं, बॉडी का वॉल्यूम V डैश हो जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना आया, V डैश माइनस V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है सबसे पहला इसके, और V dash minus V means change in volume will be directly proportional to original volume of the body। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं और चलिए यूज़ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास, V dash minus V is directly proportional to V delta T। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो इट विल बी गामा V डेल्टा T। गामा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो गामा की वैल्यू लिख दीजिए, गामा इज इक्वल्स टू V डैश माइनस V होल डिवाइडेड बाई V डेल्टा T। यूनिट आपकी फिर से सेम आ रही है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ठीक है। इफ V is equals to 1 meter cube and delta T is equals to 1 degree Celsius, then gamma is equals to V dash minus V। उस केस में आपका गामा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई जैसे कि पता है आइडियल गैस इक्वेशन अपनी क्या होती है, लिखते चलते हैं साथ साथ। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को वॉल्यूम में चेंज करिए। जैसे ही प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, R गैस कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। हेडिंग थी आपकी, मतलब जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज
कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो साइड में यहाँ पे लिख लीजिएगा P कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तब टेम्परेचर रेज करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा NR डेल्टा T, ठीक है। तो अब क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में इससे डिवाइड दे दीजिए या इसमें इससे डिवाइड दे दीजिए। इक्वेशन 2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 by 1 करिए, क्या आ जाएगा, P कैंसिल हो गया LHS से, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू NR कैंसिल हो गया, डेल्टा T अपॉन T, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल रहा है वो देख लीजिए, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T। नेक्स्ट स्लाइड पे नोट करेंगे, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए इस डेल्टा T से डिवाइड मार दीजिए, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन T। और आपको पता है ये पूरी क्वांटिटी जो लिखी हुई है दैट इज गामा, तो ये क्या हो गया, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन T। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं, फॉर एन आइडियल गैस द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है गैसेस का वो हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3, ये रेशियो होता है। तीनों हमने फॉर्मूले मैंने आपको इजीली बता दिए हैं, इजीली आप सॉल्व कर लोगे, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा कि इसका रेशियो कितना आता है, 1:2:3 आता है, ठीक है। इसमें आप एक क्यूब कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है, जिसकी लेंथ L होगी, तो वहाँ पे आपका लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन सबको यूज करते हुए वॉल्यूम एक्सपेंशन पे आ जाइएगा। गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा और अल्फा फाइंड आउट कर लीजिएगा और इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया खुद से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन, फिर है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, देन आफ्टर कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन पे आते हैं, तो उसमें हमें अपैरेंट भी पढ़ना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या कहता है, गामा ऑफ रियल इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपैरेंट प्लस गामा से ग्लास। चलिए कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना। अब सपोज करो आपको लिक्विड को हीट करना है, लिक्विड का टेम्परेचर रेज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, हाथ में लेके तो अगर मैं कह रही हूँ कि पानी को गर्म करना है तो हाथ में लेके तो पानी गर्म करोगे नहीं। आपको जब भी लिक्विड की बात आएगी कोई ना कोई कंटेनर की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वेसल में रख के ही आप हीट कर पाओगे अपने लिक्विड को, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, जो कि लिक्विड हमारा कंटेनर में रखा हुआ है, ये बात अंडरस्टूड है, कोई आपसे कहने नहीं आएगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर रेज करते हो, लिक्विड का टेम्परेचर रेज करना चाहोगे, तो ना चाहते हुए भी आपको सॉलिड का भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप हीट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जिस वेसल में आपने रखा है उसका भी एक्सपेंशन होगा, उसमें भी थर्मल एक्सपेंशन होगा, और उसके बाद जाके आपके लिक्विड में एक्सपेंशन होगा। तो अपैरेंट एक्सपेंशन लिक्विड में कितना एक्सपेंशन हुआ, और ये गामा जी कितना एक्सपेंशन हुआ ग्लास में, या जैसे आप कॉनिकल फ्लास्क में रखते हो या फिर बीकर में रखते हो, तो इसलिए मैंने ग्लास लिखा है, या फिर कोई भी वेसल जिसमें नॉर्मली आप रखते हो लिक्विड को, वो चीज़, ठीक है, वो कंटेनर, उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो दोनों का जो सम अप होगा वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मल स्ट्रेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेस की। थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, देखिए स्ट्रेस आपको पता है कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमारे पास कोई रॉड है एल लेंथ की, सपोज करिए थर्मल स्ट्रेस के लिए समझने के लिए हमारे पास ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। टी टेम्परेचर पे लेंथ एल है, हम इसका टेम्परेचर टी से बढ़ा के डेल्टा टी कर देते हैं, सॉरी टी प्लस डेल्टा टी कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना बढ़ाया, डेल्टा टी, लेंथ एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा एल लेंथ बढ़ रही है ना, तो ठीक है, देख लीजिए क्या आ जाएगा। आपको पता है चेंज इन लेंथ एल प्लस, या रुक जाइए, चेंज इन लेंथ जो होता है क्या होता है, एल प्लस डेल्टा एल, मतलब लेंथ एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी माइनस ओरिजिनल लेंथ। ये आपका इक्वल होता था किसके, इट वॉज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता था एल अल्फा डेल्टा टी के, इट वॉज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी के, ठीक है। तो एल से एल यहाँ पे कैंसिल है, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हमको कितनी मिली, अल्फा डेल्टा टी, और आपको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये होता था स्ट्रेन हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे इस फ्रेश पेज पे, इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ओके। अब देखिए स्ट्रेस कितना होता है, आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सिंस थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस की बात की गई है, तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया कर दीजिए, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस को हमने फोर्स अपॉन एरिया कर दिया। फोर्स अपॉन एरिया को यंग्स मॉडुलस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस अपॉन स्ट्रेन, तो लिख दीजिए, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना, तो स्ट्रेन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आई एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। आपको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी थी, थर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, इट वॉज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया, या थर्मल स्ट्रेस कितनी आई, एफ अपॉन ए, थर्मल स्ट्रेस विल बी वाई अल्फा डेल्टा टी एंड फोर्स विल बी वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये थर्मल स्ट्रेस हो गया आपका, इसी फॉर्मूले से ऊपर ही निकल आया थर्मल स्ट्रेस, ये क्वांटिटी, ओके। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता है वो देखते चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जैसे अगर हमने ओरिजिनल वॉल्यूम लिया था किसी बॉडी का V किसी टेम्परेचर T पे, और जैसे टेम्परेचर को रेज किया T प्लस डेल्टा T, वॉल्यूम बढ़कर V डैश हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम V डैश माइनस V वॉज इक्वल्स टू गामा V डेल्टा T। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया था, तो अपना चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया था,
वी डैश माइनस वी इज इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। ये था चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए v को इस साइड ले आते हैं, v डैश इज इक्वल्स टू, और v को कॉमन ले लो इस साइड लाके, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा यहाँ पे डेल्टा और ये t, 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया। ठीक है, ये तो हमको रही बात वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम है हमारे पास, हमको क्या कन्वर्ट करना है, हमें क्या चाहिए, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या हो रहा है डेंसिटी में, हमें वो चाहिए। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम की हेल्प से हम लोग डेंसिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम के प्लेस पे मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे v डैश था, तो देखो मास तो हर बारी सेम रहेगा, तो मास, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इट मीन्स डेंसिटी में वेरिएशन है। दिस इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी रो, 1 प्लस, शायद मैंने प्रीवियस स्लाइड में गामा नहीं, ठीक है, मुझे लगा मैंने अल्फा डेल्टा टी लिख दिया था। इट विल बी गामा डेल्टा टी। ओके, मास सेम था, कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ से अगर रो डैश की वैल्यू निकालें तो सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए, देखिए कितना आता है। इट विल बी रो डैश इज इक्वल्स टू रो टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा टी इनवर्स। बाइनोमियल थियरम अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर n के केस में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स अप्लाई कर दीजिए। गामा डैश इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ये 1 प्लस एन के प्लेस पे -1 लिखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस गामा डेल्टा टी। और आगे के टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि टी स्क्वायर की हायर पावर्स आएंगी और डेल्टा टी की हायर पावर्स आएंगी। डेल्टा टी आपका ऑलरेडी इतनी स्मॉल क्वांटिटी है, उसका जैसे ही हायर पावर हम लोगों को आगे के टर्म्स में मिलेगा वो और भी स्मॉल होता जाएगा, तो जिसकी वजह से वो सारे टर्म हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिनको भी बाइनोमियल थ्योरम ये नहीं आती होगी, इसका एक्सपेंशन नहीं आता होगा, स्टार्टिंग वीडियोस जाके चेक कर लीजिएगा, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग वीडियोस। ओके, शायद सेकंड या फर्स्ट पार्ट में शायद मैंने बता दी है अलजेब्रा में। तो ये आ गया आपका वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वही डेंसिटी कैसे कैसे वेरी कर रही है ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट है अपना एनॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे चेंज होती है वो उसकी एनॉर्मलस प्रॉपर्टी है, अब वो देखते हैं। तो जैसा कि एनॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, यहाँ पे हमने दो ग्राफ बना रखे हैं, दिस इज ग्राफ ए, दिस इज ग्राफ बी। ग्राफ ए है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का, ग्राफ बी है टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी का। तो जैसा कि ग्राफ ए में आपको दिख रहा है, जैसे कि ग्राफ ए में आप इजीली देख पा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कब तक डिक्रीज हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर अचानक से फिर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वाटर का वो मिनिमम है, उससे पहले डिक्रीज हो रहा है 0 से 4 डिग्री तक। यहाँ पे आपका 0 है, 0 से 4 डिग्री तक डिक्रीज हो रहा है और 4 से आगे इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह डेंसिटी में देखिए, डेंसिटी क्या हो रही है आपकी अगर डेंसिटी को देखा जाए तो 0 से 4 डिग्री तक डेंसिटी वाटर की इंक्रीज हो रही है, जबकि होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और 4 डिग्री के आगे जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ओके, पहले यहाँ से देखिए, इस वाले पोर्शन में देखिए डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये ऊपर जा रहे हो मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद नीचे आते जा रहे हो इस पॉइंट पे, तो 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगी। तो 4 डिग्री पे क्या होता है कि वाटर में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर में वॉल्यूम जो होता है इसका मिनिमम और डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होती है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ वाटर में होती है, यही है इसकी एनॉमलस प्रॉपर्टी या एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिक हीट। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मार्क कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर रहे हैं। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, जो भी हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के लिए ये उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree. Okay? तो यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होगा, दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका हम लोग। अभी तो 1 डिग्री की बात किए थे ना। स्पेसिफिक हीट को हम लोग जनरली स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। साफ साफ लिख लीजिए, स्मॉल सी इज इक्वल्स टू कितना हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड है अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, m को 1 ग्राम किया था और डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस किया था। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वही क्या कहलाएगी, उसकी स्पेसिफिक हीट। तो ये था फॉर्मूला आपका, जनरल फॉर्मूला। यूनिट आई गेस सभी निकाल लोगे, यूनिट हो जाएगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, एम के सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। देखिए, जैसे स्पेसिफिक हीट है ना, सेम डिफाइन करने जा रही हूँ मैं मोलर स्पेसिफिक हीट को। लिख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर हमको रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस बार ही जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है वो कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, उस सब्सटेंस का। तो सेम चीज़ है, इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन मोल, नंबर ऑफ मोल्स को म्यू कह दीजिए, डेल्टा टी, लाइक दिस। ये जनरल फॉर्मूला है। इफ म्यू इज इक्वल्स टू 1 मोल, नंबर ऑफ मोल 1 हो, चेंज इन टेम्परेचर विल बी 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट आएगी C इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। मतलब 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, सॉरी डेल्टा क्यू है ये, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितना हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम के सिस्टम में, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।